जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जहां यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में या 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा होती है, जिसमें कि त्रिकोणमिति से सवाल उठाए जाते हैं। यह सवाल है ना, जो कि 20 नंबर के होते हैं। इनसे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज देखेंगे कि त्रिकोणमिति जो है, यह एक ग्रीक भाषा है, जिससे शब्दों से लिया गया है। ग्रीक भाषा के एक शब्द होते हैं त्रिकोणमिति या ट्रिगोमेट्री। तो आप पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं या इनसे हम क्या समझते हैं। तो आज हम चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है कि त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे हम कि किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा और उसके कोनों के बीच के संबंध के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसे अंग्रेजी शब्द में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से मिलकर बना है। अतीत में प्रसिद्ध गणितज्ञ हिपार्कस महोदय ने इसके बारे में 140 BC में बतलाए थे। जैसा कि हमने बतलाया दोस्तों कि त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं। तो कहने का मतलब
कि त्रिकोणमिति जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बीच संबंधों के बारे में बतलाया जाता है या विस्तार रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग त्रिकोणमिति या अंग्रेजी शब्द में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यह शब्द कहाँ से लिया गया? तो भाई यह शब्द जो है ना, एक ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना गया है ना, ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, एक बताओ कि हिपार्कस महोदय जो थे है ना, ये वैज्ञानिक यूनान के रहने वाले थे। इसकी खोज जो है हिपार्कस महोदय ने 140 बीसी में है ना किए थे, और उन्होंने बतलाए थे कि जो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हम लिखते हैं ट्री, पहला शब्द हुआ ट्री का मतलब, और इसको बोलते हैं गोनो है ना, या गोनो या गोनिया बोलते हैं इसको, गोनिया, ट्रिगोनिया है ना, गोनिया। और होता है तीसरा में होता है मैट्रिक का मतलब होता है, ट्री का मतलब होता है 3, और गोनिया का मतलब होता है भुजा, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट यानी इसका मतलब होता है मापना, और भुजा का मतलब होता है साइड, और 3 का मतलब होता है 3 है ना। तो हिपार्कस महोदय ने बतलाए थे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री का मतलब होता है 3, और गोनिया का मतलब होता है साइड, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट अर्थात मापना। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज को हम लेते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज को जब हम लेते हैं, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका हमने नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो नीचे वाले ये हमारा त्रिकोणमिति का एक आधार होता है, जो एक किसी भी त्रिकोणमिति का हम लोग कई क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी मीनार से है ना, उसकी लंबाई हमको ज्ञात ना हो और ऊंचाई ज्ञात ना हो, और लंबाई ज्ञात हो और एक कोण पता हो, तो उससे हम उसकी ऊंचाई को माप सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हम इसका नाम दिए हैं ए, बी और सी। तो हमारा यहाँ पर जो बन रहा है 90 डिग्री का कोण, इसे हम लोग समकोण बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 कोण बन रहा है। एक कोण का नाम है हमारा एंगल ए, और दूसरे कोण का नाम है हमारा एंगल बी, और तीसरे कोण का हमारा नाम है एंगल सी। और यहाँ पर एंगल बी जो है हमारा समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार से देखा जाता है। इसे हम ऊपर की ओर जो जाता है, ऊपर की ओर ए और बी जो है, ए और बी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसे हम लोग शीर्ष बोल सकते हैं, या अर्थात ऊंचाई भी हम लोग इसे कहते हैं। और बी के यानी अर्थात समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस अर्थात इसको हम कर्ण बोलते हैं, है ना, कर्ण बोलते हैं। और बीसी को हम लोग जो बोलते हैं, बीसी को हम लोग बेस बोलते हैं, बेस अर्थात आधार, बेस का मतलब अर्थात आधार।
कहने का मतलब अगर शुद्ध रूप से लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है हमारा ऊंचाई है, बी सी जो है हमारा आधार है, और ए सी जो है वो हमारा कर्ण है। और अच्छी बात यह है कि यह हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम पढ़ चुके होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि दो भुजा के जोड़ने पर या दो भुजाओं के योगफल के बराबर तीसरी भुजा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम आधार को जोड़ते हैं, है ना, आधार को शीर्ष, है ना, आधार को शीर्ष, है ना, के योग, है ना, वर्ग करके इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा कर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कर्ण का वर्ग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज के प्रमुख विशेषताओं के बारे में यहाँ जानकारी मिली है। यहाँ पर तो हम ये देखें, अब आगे चलते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या, है ना, खूबियाँ हैं। इनके अनुपातों के बारे में, रेशियो के बारे में, या सर्व समीकाएं अर्थात आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। चलिए, यहाँ तक तो हमने देखा, यहाँ तक देख लिया दोस्तों हमने कि 3 का मतलब बतलाएं आपको, है ना। 3 गोनिया का मतलब भुजा अर्थात साइड, और मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट अर्थात मापना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। इसमें जो है प्रमुख रूप से हमको पहले जो है देखने को मिलेगा कि इसके आखिर हम मेजरमेंट को, जैसे हमने यहाँ पर बतलाया कि ये तो हमारा परपेंडिकुलर हुआ, तो इसको हम लोग शॉर्ट में P बोल सकते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट में B बोल सकते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट में H बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें हमको प्रमुख रूप से देखने को पहले यह मिलता है, 3 चीज देखने को मिलता है। पहला जो होता है इसमें हमको देखने को मिलता है पहला रूप में देखने को मिलता है साइन, और दूसरा मिलता है हमारा, है ना, साइन हो गया, है ना। फिर हमारा यहाँ पर हो गया कोजेंट हो गया, साइन हो गया, है ना। फिर कोसाइन हो गया, है ना। फिर हमारा ये हो गया तीसरा, है ना, टेंजेंट हो गया, फिर हो गया चौथा नंबर में को टेंजेंट हो गया, और 5वां नंबर में हमारा आता है सेकेंड हो जाता है, और छठा नंबर में, है ना, हो जाता है हमारा को सेकेंड हो जाता है। अब बोलेंगे सर ये क्या लिखवा रहे हैं? तो देखो बच्चों, पहले हमको तो इतना जान लेना है कि हम 10th क्लास का, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में तो हम आपको बतला दिए। ये त्रिकोणमिति है, इसमें प्रमुख रूप से अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर इसमें पढ़ना जो रहता है हमको देखने को मिलता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो इसी से जो है, इन्हीं शब्द से मिलकर बना है। साइन से हमारा जो बना है साइन बना है, और हमारा इसमें नाम दे देते हैं साइन ए। कोसाइन से हमारा बना है कोस, तो हम इसको नाम दे देते हैं कॉस है। और टैजेंट से हमारा नाम बना है टैन ए, तो इसको टैन ए नाम दे सकते हैं। फिर हमारा कोटैन हो जाता है, कोटैंजेंट हो जाता है, तो कोटैंजेंट हमारा हो जाता है कॉट ए। और सेकेंड हो जाता है, तो सेकेंड हमारा बन जाता है सेक ए। और कोसेकेंट को ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग कोसेक ए बोलेंगे। और हाँ, यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर साइन इंटू ए बराबर साइन ए, ये हमारा नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर ये गुणनफल के रूप में नहीं है। इसको संबोधित करने के लिए या संकेत में लाने के लिए, ताकि पहचान हो सके
इसीलिए इसका नाम हमने दिया है साइन ए। यहाँ पर थीटा भी आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है, गामा भी आ सकता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। हालांकि ये गुणनफल नहीं है, ये सिर्फ संकेत है समझने के लिए कि हम साइन इंटू ए बराबर साइन ए इसको बोलते हैं। ये गुणनफल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको देखने को मिला। आप हमेशा इन तीनों को छेवों के बारे में जानते होंगे कि साइन ए सुने होंगे, कॉस ए सुने होंगे, टैन ए सुने होंगे, कॉट ए सुने होंगे, सेक ए सुने होंगे, कॉसेक ए सुने होंगे। लेकिन जो है आप साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट नहीं सुने होंगे। ये जो है किसी पुस्तक में नहीं दिया गया है, ये याद करने का ट्रिक है। तो इसी से, इन्हीं शब्दों से मिलकर बना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है शब्द हमारा ग्रीक शब्द, जो ग्रीक लैंग्वेज है उन्हीं के शब्दों से लिया गया है। तो ये सब उन्हीं का एक वर्ड है, शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा। अब यहाँ पर हम प्रमुख रूप से इनके अनुपातों के बारे में जानेंगे, इनके अनुपातों के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कैसे है। यहाँ पर हमने देखा क्या कि यहाँ पर हमने ये देखा बच्चों कि कैसे जो है यहाँ पर सब बन रहे हैं। तो क्या बन रहे हैं जरा उसके बारे में भी देखते हैं। पहला नंबर में हमने देखा क्या कि साइन बराबर हम लोग बोलते हैं P बटा H। तो P बटा H क्या है सर? तो P का मतलब आपको बतलाएं कि ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। H का मतलब आपको बताएं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसी को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा में देखते हैं बच्चों, तो हमको देखने को मिलता है कॉस। तो कॉस के जगह पे हम जानते हैं क्या कि P बटा H है, तो यहाँ पर B बटा H हो जाएगा। तो B का मतलब, कहने का मतलब बच्चों कि बेस हो गया, और H का मतलब हो गया बच्चों हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस। बेस का मतलब हो गया आधार, और हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण। तीसरे नंबर में देखेंगे बच्चों टैन। क्या देखेंगे? टैन। तो टैन को हम लोग बोलते हैं P बटा B। क्या बोलते हैं? P बटा B। P का मतलब बच्चों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और B का मतलब बच्चों बेस। क्या हो गया? बेस। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, है ना, शीर्ष लंब बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे, है ना। और बेस का मतलब हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। और चौथा नंबर में हो जाता है बच्चों हमारा कॉट देखने को मिलता है। तो कॉट का ठीक इसका उल्टा हो जाता है। कॉट, टैन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट। ये अनुपात होता है, रेशियो होता है। तो कॉट में हमारा B बट्टा P चलता है, यानी बेस ऊपर हो जाएगा और है ना, कुलर नीचे हो जाएगा। इसका मतलब हो गया आधार बटा, है ना, शीर्ष या लंब भी बोल सकते हैं इसको बच्चों। और 5वें नंबर में हम देखेंगे सेक। ये क्या हो गया? सेक। तो सेक, तो जिस प्रकार से टैन का उल्टा कॉट हुआ, उसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी बतलाया कि ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं रेशियो में। तो सेक का मतलब हो गया यहाँ पर H बटा B। तो H का मतलब हम आपको बताएं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और B का मतलब बेस। हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, और बेस का मतलब हो गया आधार, है ना। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से टैन का उल्टा कॉट हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, उसी प्रकार से, है ना, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक में भी इसका उल्टा चलेगा रेशियो, है ना। तो इसका हो जाएगा H बट्टा P, यानी H4 हाइपोटेनस। और
P for परपेंडी, है ना, कुलर। इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखते हैं। हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण और परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब। इस प्रकार से बच्चों 6 रेशियो होते हैं इन सभी में, है ना। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा। आप कहेंगे कि सर आप तो बतलाएं कि tan का उल्टा cot हो गया, cos का उल्टा sec हो गया और sin का उल्टा cosec हो गया, तो जरा एक प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए बच्चों, आज हम एक प्रूफ करने की ओर चलते हैं। जैसे में हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, तो हम यहाँ पर लेते हैं पहला साइन को, और जैसा कि आपको बतलाएं कि साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। हमने लिया क्या, साइन। तो साइन ए, यहाँ पर साइन ए नाम दे देते हैं, है ना, चाहे हम नाम दे देते हैं ए। तो ए का मतलब जो हो गया हमारा, या बी दे देते हैं, चलिए बी ही रख लेते हैं हम लोग। तो साइन बी, यानी यहाँ पर हमारा मेन मुख्य रूप से कौन कौन बन रहा है, बी बन रहा है। तो बी का सामने वाला, यहाँ पर प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, और प्रश्न के अकॉर्डिंग एंगल चेंज हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा एंगल बी बन रहा है, तो बी वाले सामने वाला कोण ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और इसके नीचे ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो इसके सामने वाला, इसके मतलब इसका अपोजिट ये बन जाएगा हमारा क्या, हमारा सामने वाला कोण हो गया परपेंडिकुलर, और इधर वाला जो हो गया हमारा बेस हो गया, है ना। और सामने वाला जो है पी तो इधर चला गया, बी हमारा जो आ गया नीचे आ गया, हाइपोटेनस कहाँ गया। हालांकि हम बी को ना लेकर के ए को ही देखेंगे। तो हमने देखा कि कोण का सामने वाला एंगल हमेशा पी होता है। जैसे एंगल ए ले रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाला कोण हम इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, और इधर वाला हो जाता है बेस, और इधर हो जाता है हाइपोटेनस, इधर हो जाता है हाइपोटेनस। याद रखेंगे बच्चों कि हमेशा एंगल, अगर एंगल हमारा ए है, तो एंगल ए के सामने वाला कोण हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा कोण जो बचता है वो हमारा बेस हो जाता है। और ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही, क्योंकि दोनों कोणों के, दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के वर्ग के तीसरी भुजा के बराबर होते हैं। अगर हम मान के चलिए कि यहाँ पर सी लेते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा पी हो जाएगा, और नीचे हमारा बेस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हाइपोटेनस होता है। तो चलिए हम सी को ही लेते हैं, ए ना लेकर के सी ले लेते हैं। चलिए सी ले लेते हैं। तो हमने आपको बताया क्या कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर बताएं सर आप कि पी बटा एच, क्या होता है, पी बटा एच। और इसको पी को हम क्या लिखेंगे, सामने वाला कोण। तो हमारा सी का सामने वाला कोण बन रहा है पी, तो हमारा हो गया क्या, ए बी बटा बी सी, है ना। और हमारा ठीक, आप बोले सर कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो चलिए हम कॉस लेते हैं। तो और सॉरी, कॉस नहीं, कॉसेक होते हैं। तो कॉसेक, तो कॉसेक सी लेते हैं। तो कॉसेक हमारा हो जाता है इसका उल्टा, यानी इसका हमारा एच बट्टा हो जाएगा पी, अर्थात बी सी बट्टा ए बी। अब इसको हम गुणनफल करते हैं, क्योंकि दोनों रेशियो में है। तो देखिए हम लिखते हैं क्या कि साइन सी गुणे कॉसेक सी, है ना, कॉसेक सी बराबर हमेशा एक होता है। ये प्रूफ करके दिखाते हैं। साइन का वैल्यू क्या हमने रखा, पी बटा एच, और इसका वैल्यू कॉसेक का क्या हो गया, एच बटा पी, अब बराबर एक आ जाएगा। देखिए बच्चों, एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट गया, तो यहाँ भी एक बचा और यहाँ भी एक बचा, बराबर एक हो जाता है। तो हमने प्रूफ कर दिया, है ना। प्रूफ क्या किया हमने, ये इस प्रकार से प्रूफ हो गया LHS और RHS। किस प्रकार प्रूफ हुआ, क्योंकि हमने आपको बतलाया है कि साइन जो होता है कॉसेक के उल्टा होता है, या कॉसेक जो होता है साइन के उल्टा होता है, ये दोनों विपरीत चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको यहाँ तक
सब समझ में आया होगा। हाँ, और इसी प्रकार से सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। जिस प्रकार से tan cot का उल्टा होता है रेशियो में, sin cosec का उल्टा होता है रेशियो में, cos sec के उल्टा होता है रेशियो में। तो इसी प्रकार से ये चलता जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनकी सूत्र होते हैं। तो सूत्र के अकॉर्डिंग ही 10th क्लास में आप जो है ना, त्रिकोणमिति को हल कर पाएंगे। अगर आपको सूत्र नहीं याद है ना, तो आपको मेहनत करके याद करना पड़ेगा, अन्यथा आप त्रिकोणमिति को हल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ बेसिक सा हम आपको सूत्र लिखवाते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से इनको याद कर सकें और समझकर आसानी से प्रश्नों को हल कर सकें। हाँ, चाहें तो आप जो है आप वीडियो को पॉज करके है ना, आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। सेक्शन बाय सेक्शन हम फॉर्मूला को या सूत्र को लिखेंगे। तो सेक्शन ए में हम देखते हैं क्या, साइन बराबर है ना, साइन ए लिख लेते हैं, सेक्शन ए में है। तो साइन ए बराबर हमारा हो जाता है कॉसेक ए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है रेशियो में। तो उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, अगर हमको कॉसेक निकालना हो तो ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा है ना सेक हो जाएगा, है ना, सेक ए हो जाएगा 1/cos ए के, और हमारा है ना, हमारा cos ए हो जाएगा सेक 1/sec है ना ए के। 5वां नंबर में हो जाएगा हमारा कॉट हो जाएगा tan ए बराबर 1/cot ए हो जाएगा, और 6ठे नंबर पे cot ए बराबर 1/tan हो जाएगा। ये हुआ इसका बेसिक सा सूत्र बच्चों, ये हमारा हुआ बेसिक सा सूत्र। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन सूत्रों को नहीं याद करते हैं तो आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैट्रिक के परीक्षा में यह इसी चैप्टर से, इस अध्याय से लगभग आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चलिए सेक्शन बी में हम देखते हैं, इससे भी थोड़ा आगे हम इसको बी नाम दे रहे हैं, तो हम इसको बी से सूचित करेंगे। जैसे हम पहला नंबर में देखते हैं क्या, कि साइन है ना ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा है ना हमारा tan सॉरी ए ना लेकर के बी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बी दिया है। तो tan बी इंटू कॉट बी इक्वल टू 1। ये इसी का एक रूप है, क्योंकि आपको बताएं कि ये दोनों रेशियो में होते हैं और ठीक इसके अपोजिट होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चलेगा 3 नंबर में है ना, हमारा चल जाएगा क्या, सेक है ना बी इंटू कॉस, या कॉस कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कॉस बी इंटू सेक बी इक्वल टू 1। इसी का एक रूप होता है। सर आप तो इतना बताएं, लेकिन हम तो सुने हैं कि त्रिकोणमिति में एक जो होता है इसका अनुपातीय के रूप में भुजा के तौर पर जो होता है, इसका अलग अलग जो है ना मान भी होता है, वो भी बतलाएंगे बच्चों, वो भी होता है ना। तो धीमे धीमे यहाँ पर बढ़ेंगे। ये इसका अपोजिट होता है, हम आपको बता चुके हैं।
अब चलते हैं उसके और भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, अगर देखिए अगर हम उस सूत्र के इस सूत्र के सहायता से हम उन मान को भी निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि अगर सूत्र हमें याद नहीं है तो वो मान नहीं निकाल पाएंगे। उसको निकालने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक क्या है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ से हम लोग ट्रिक देखते हैं। ट्रिक हमने देखते हैं क्या कि आपको तो गिनती आती ही होगी, तो ज़्यादा नहीं, बस 4 तक ही गिनती गिनना है। स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 और 4, है ना। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि हमको मूल रूप से, है ना, पूर्ण रूप से जो है इसका वैल्यू को प्राप्त करना है, तो इसीलिए ये एक ट्रिक होता है। अब इसमें क्या करेंगे, सभी को 4 से भाग देंगे। 4 से क्या देंगे बच्चों, भाग देंगे, है ना। अब इसमें भाग देने के बाद क्या करेंगे कि सबको हम वर्ग करेंगे। सबको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो आप बोलेंगे सर कि वर्ग तो कर दिए लेकिन इसका वैल्यू कहाँ निकला, निकलेगा बच्चों, देखिए निकलता है कैसे। पहला हम देखते हैं कि यदि आपके रूट में 0 हो और नीचे 4 हो, तो आपने बच्चे क्लास में भी पढ़े होंगे 6 या 7 में, तो आपको शिक्षक ने बताया होगा कि भिन्न जो होता है, आप भिन्न के बारे में पढ़े होंगे जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो भिन्न बराबर होता है हमारा अंश बटा हर। तो इसका सिंपल सा फंडा है क्या कि यदि कोई संख्या अंश में 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका सर्वदा वैल्यू 0 होता है। तो हमने क्या सीखा कि वर्ग तो है रूट में अंदर, तो हमारा यही इसी प्रकार से है। चाहे हम 0/4 ले ले, इसका भी वैल्यू हमारा 0 ही होगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ 1/4, तब 1/4 तब 1 का तो रूट निकलेगा, 1 ही निकलेगा। और 4 का हम जानते हैं कि कितना हो जाएगा, वर्ग निकलेगा तो 2। उसी प्रकार से 2 का तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 2 तो अंदर ही रह जाएगा और 4 निकल कर बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये √2 है ना, इस प्रकार से हो जाते हैं। हालांकि हम एक मिस्टेक यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, देखिए ये कटेगा, ये क्या होगा, कटेगा। तो कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1/2। तो 1 का तो 1 होता है और 2 का तो निकलेगा नहीं, तो ये अंदर फंसा रह जाएगा, है ना। अब आगे की ओर देखते हैं तो √3 अंदर ही रह जाएगा और 4 निकल के, है ना, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो ये 1/1 हो गया। और हम जानते हैं कि 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है पूर्ण वर्ग में। यहाँ तक देखें तो ये हुआ सिंपल सा याद करने का, है ना, फंडा। अब यहाँ से हमारा जो सूत्र है बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, चलिए हम देखते हैं। तो हमने अनुपात के रूप में देखा बच्चों, अनुपात के रूप में ये देखा हमने कि चलिए हम इसको बढ़िया से साफ करके लिख देते हैं क्योंकि अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से एक सीधा पहले लाइन ली, इसका वैल्यू आ गया था 0, इसका वैल्यू आ गया था 1/2, इसका वैल्यू आ गया था 1/√2, इसका अंदर √3/2 और इसका आ गया था 1। अब यहीं से हम देखेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे, अब यहाँ से हम देखेंगे आगे की ओर। ये हो गया हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नाम दे देते हैं। यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर हमारा हो गया 30 डिग्री, और यहाँ पर हो गया हमारा 45 डिग्री, और यहाँ पर हमारा हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर हमारा हो गया 90 डिग्री, है ना। कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। इस प्रकार से अब पहला में हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन, है ना। हम इसको थीटा के माध्यम से भी लिख सकते हैं, अगर ए लिखना चाहें तो ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई, है ना, गड़बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से हमने
है ना, इन सबको सजाएंगे पहले टेबल के माध्यम से। ये हो गया हमारा tan थीटा, प्रथम में हमारा sin थीटा, दूसरे में cos थीटा और तीसरे में tan थीटा और चौथे में sec थीटा या फिर cot थीटा भी कर सकते हैं, सजा कर लिख देते हैं cot थीटा। और पांचवें में है ना हमारा हो जाएगा sec थीटा और छठे में हो जाएगा हमारा cosec थीटा। अब देखिए हम बच्चों अब बढ़िया से टेबल को सजाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हमारा हो गया 5 और 6। तो आपको ये टेबल जो है याद करना ही पड़ेगा, सारणी जो है, सूची जो है आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन वैल्यू का जो है मान हमें आगे चलकर काम आएंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो tan sin थीटा 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। sin 30 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/2। देख रहे हैं बच्चों, इसी के माध्यम से है, इसी के माध्यम से ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। हम इसको दिखा देते हैं इस प्रकार से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान 1/√2 और 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री का जो वैल्यू है हमेशा 1 होता है बच्चों। कॉस का ठीक कुछ नहीं, बस हमने आपको पहले क्या बताया था कि ये जो है सूत्र एक दूसरे के अनुपात में उल्टा है। तो अगर आपको साइन याद कर लिए तो कॉस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, बस इधर से उल्टा कर देंगे। कॉस थीटा 0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इधर से हो जाएगा √3/2, इधर से बीच का 1/√2, ज्यों का त्यों ही रहता है। 45 डिग्री में कोई चेंज नहीं होता है। 30 डिग्री का इधर आ जाएगा तो 1/2 और हमेशा cos 90 डिग्री का वैल्यू जो है 0 होता है। कभी कभी बच्चे जो हैं देखने को मिलता है कि साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री, cos 0 डिग्री और cos 90 डिग्री में अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हालांकि फंसने की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिंपल सा फंडा है। हम जानते हैं कि अगर साइन याद कर लिए हैं तो कॉस तो ठीक उसका उल्टा ही है। जब उल्टा ही है तो इसमें तो डरने की बात है नहीं भाई। अब जिस प्रकार से साइन का उल्टा कॉस में देखने को हमको मिल रहा है कि इसका उल्टा चला जा रहा है वैल्यू, अब ठीक tan में भी होगा। अब मान के चलिए कि हमको tan का वैल्यू नहीं आता है, tan का वैल्यू नहीं आता है तो कैसे बनाएंगे भाई। तो tan के लिए भी सूत्र होता है। हमने सुना था क्या कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। तो tan थीटा, आप थीटा की जगह पे हम यहाँ पर 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1। हमने अभी ऊपर भिन्न में आपको क्या बतलाया कि अंश हमारा 0 हो और हर हमारा कोई वैल्यू दिया हो तो उसका सर्वदा मान, है ना, क्या होता है 0 होता है। यानी हम आसानी से जान गए कि tan थीटा 0 डिग्री का मान हमेशा क्या हो गया तो 0 हो गया। अब 30 डिग्री का वैल्यू हमको तो याद है तो हम तो आसानी से लिख देंगे, लेकिन आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे भाई। तो उसके लिए भी है, इसी प्रकार से आप सबका वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। 0 है तो 0 रखिए, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना है ना, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, इस हिसाब से आप देखिएगा तो चलता जाएगा। अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू निकाल कर देखते हैं बच्चों तो साइन 30 का वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है 1/2 और tan, है ना, tan का हमको प्राप्त करना है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू देखने को मिल रहा है √3/2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, तो 1/√3। तो यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। उसी प्रकार से अगर tan 45 का मान निकालें
तो tan 45 का अगर हम मान निकालना चाहते हैं तो साइन और कॉस के 45 के मान को देखना पड़ेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2, है ना। अब देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों क्या हो गए, कट गए। तो कटने के बाद क्या बच गया, तो 1, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 60 डिग्री का निकालना चाहें तो साइन और कॉस के 60 डिग्री के वैल्यू को हम रखेंगे। चलिए इसको भी हम निकाल कर देखते हैं, है ना। तो इसका साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2 अपॉन इसका भी हमारा हो गया 1/2, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बताया कि साइन का उल्टा कॉस यहाँ पर मान रखा जाता है। तो √3/2 अपॉन 1/2 हम देख रहे हैं क्या कि 2 से 2 कट जा रहा है, √3/1 बच रहा है अर्थात √3। नीचे 1 लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, क्योंकि ये छुपे होते हैं, अदृश्य होते हैं, है ना। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, √3 निकल गया। अब देखिए tan हमको 90 डिग्री का मान निकालना है तो साइन और कॉस का वैल्यू रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी हम रख कर देख देते हैं बच्चों। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है 0, अर्थात यह गलत है। अभी भी इसका मान ज्ञात नहीं प्राप्त है ना। इसको अभी कोई हल नहीं कर पाया है, क्योंकि यह मान नहीं है इसका, तो इसको हम अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित कह सकते हैं। अपरिभाषित कह सकते हैं, या इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, तो हम इसको इन्फिनिटी ही लिख देते हैं। अब जैसा कि tan आपको पता हो गया तो उसी प्रकार से cot में भी हो जाएगा। तो cot कैसे होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी cot 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी और cot 30 डिग्री का वैल्यू हमारा √3 और cot 45 डिग्री का मान 1, क्योंकि दोनों बराबर चलते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा और cot 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप सेक का भी निकाल सकते हैं और कौशिक का भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसे भी निकाल कर दिखा देते हैं। तो हमको तो प्राप्त करना है, tan की बात आई, अगर हम tan निकाल लिए तो cot उल्टा होता है, उसको याद कर सकते हैं। अगर साइन आपको याद है तो cos याद हो जाएगा। अगर आपको सेक नहीं पता है तो हमने आपको क्या बतलाया था यहाँ पर कि सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos, यानी सेक का उल्टा cos होता है, तो sec a = 1/cos a। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना, कि sec a बराबर 1/cos a। तो 1 का 1, और अगर हमको देखना है सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो सेक का उल्टा कॉस हो गया। तो सेक का उल्टा कॉस हो गया तो क्या निकल गया, इसका भी मान 1 निकल गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। हालांकि हम देखा जाए, है ना, सेक निकालना चाह रहे हैं तो सेक का वैल्यू भी हमारा इसके बराबर हो गया है ना, क्योंकि ये दोनों उल्टा होते हैं। अगर एक को अगर हम एक को जगह पे हम 2 रखते हैं तो इसका भी वैल्यू 2 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों उल्टा होते हैं, है ना। उल्टा होने के वजह से अगर हम मान लीजिए आप अपने घर में 2 भाई हैं, है ना, या 2 बहनें हैं, अगर आपके पिताजी एक के लिए टॉफी लाए हैं तो दूसरे के लिए भी टॉफी लाएंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो चलिए हम जरा अब आगे देखते हैं। सेक 0 का वैल्यू रखें तो 1 का 1, सेक a का वैल्यू यहाँ पर 0 वैल्यू देखें कौस का, तो कौस 1 का वैल्यू 0 का वैल्यू हमारा 1 आ गया, तो 1 का 1 हो गया। उसी प्रकार से सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ऊपर 1 का 1 हो जाएगा और नीचे हमारा देखा जाए सेक 30 में तो कॉस 30 को देखना पड़ेगा, तो √3/2। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है क्या बच्चों कि ये पलट जाता है, ये ऊपर चला जाता है, यानी
2 हमारा √3 हो जाएगा। और सेक 45 का मान निकालना चाहते हैं तो उसी प्रकार से इसको भी हम निकालेंगे, है ना। ऊपर 1 का 1, और अगर cos 45 का मान देखें तो यहाँ पर आ जा रहा है 1/√2। तो ये हमारा नीचे एक छुपा हुआ है, ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है, तो ये दोनों पलट कर चले जाएंगे, है ना, ऊपर, यानी हमारा √2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। चलिए, ये ऊपर आ गया। नहीं समझ में आ रहा तो आप 1 × 1 नीचे कर सकते हैं, ऊपर √2 हो गया, नीचे 1 हो गया। 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर है बच्चों, है ना। इसी प्रकार से अगर हम सेक 60 का मान निकालना चाहें तो उसी प्रकार से सेक 60 का भी मान निकाल सकते हैं। हम इतना आपको विस्तार से इसलिए बतला रहे हैं ताकि आपको, है ना, वैल्यू अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, अगर नहीं याद करना है तो आप ट्रिक के सहारे आप वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो। हालांकि याद करना उचित है, नहीं याद कीजिएगा तब तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए आप देखते हैं आगे यहाँ पर हम, चलिए अगर हमको निकालना है सेक 60 डिग्री का वैल्यू तो ऊपर 1 का 1, अब cos 60 का वैल्यू देखें तो 1/2, तो इसी प्रकार से ये हमारा चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आ गया 2। अब उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री का वैल्यू देखें तो सेक हमारा ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, है ना बच्चों। और अगर cos हम 90 डिग्री का देखें वैल्यू तो 0 आ गया, यानी ये भी अपरिभाषित है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। आप जिस प्रकार से यहाँ सेक का प्राप्त हुआ है उसी प्रकार से cosec का हो जाएगा, आगे इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 आ जाएगा, और आगे वाला 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है टेबल कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा क्योंकि ट्रिक सभी जगह काम नहीं आएंगे। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर अगर एक क्वेश्चन पर अगर आप ट्रिक निकालने में ही समय दे देंगे तब तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, उस अवस्था में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इन टेबल को याद कर कर ही परीक्षा में शामिल हों ताकि आपको क्वेश्चन को हल करने में समस्या खड़ी ना हो। चलिए ठीक है बच्चों, आगे की आपको तो ये टेबल याद करना ही होगा, है ना। तो आज के लिए हम बच्चों यहीं तक रुकेंगे, है ना। हालांकि हम अपने बारे में आपको अंत में बताना चाह रहे थे, शुरू में अगर हम बताते हैं तो फिर, है ना, कुछ अलग बात हो जाती, तो इसलिए हम अभी आपको बतला रहे हैं। मेरा नाम राहुल वर्मा है ना। मैं एक बीएड टीचर नहीं हूँ, परंतु अभी प्रयास कर रहा हूँ कि बीएड में ही, है ना, बीएड करके सफल एक टीचर बनूँ, है ना। मेरी प्रयास है कि मैं आपको, है ना, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो है आपको एक अच्छी, है ना, शिक्षा देने का प्रयास करें ताकि आपको परीक्षा में समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, आज तक यही, है ना। जय हिंद।